नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस 15 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण आंकड़े, जो महत्वपूर्ण डाटा है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छोटी सी क्लास होने वाली है, मात्र 15 मिनट की, लेकिन ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो साबित होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की जो ऊर्जा स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ों के बारे में बात है वो करने वाले हैं। देखो, राजस्थान में ऊर्जा स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान की अधिष्ठापित जो ऊर्जा की क्षमता है वो आपसे पूछे कितनी है, तो याद रखना 31,556.43 मेगावाट। मेरे साथ बोलो, 31,556.43 मेगावाट क्या है? हमारी इस अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता है। ये याद रखना है। कब तक? दिसंबर 2025 तक के ये आंकड़े हैं, आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा योगदान तापीय ऊर्जा का है, जिसका योगदान है वो 7,830 मेगावाट है। आप मुझे सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो याद रखना है 9,898 मेगावाट। और पवन ऊर्जा की पूछे तो 4,416.12 मेगावाट है। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी है वो कितनी है? 45.36% है। और ऊर्जा का उत्पादन के बारे में बात करें तो याद रखना है कि 2021 से लेकर 24-25 तक जो ऊर्जा की कुल संकलित वार्षिक वृद्धि है वो 5.55% है। ये जरूर ध्यान रखना है। कितना है सर? 5.55% क्या है? संकलित वृद्धि दर है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, एक एक करके बात करें। सबसे पहले राजस्थान में सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा है ना, राजस्थान में 6 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सौर विकिरण है वो उत्पन्न होती है। अधिकतम सौर दिवस की संख्या के बारे में बात करें, सौर दिवस का मतलब क्या है कि एक साल में राजस्थान में 325 ऐसे दिन होते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उसे सौर दिवस बोलते हैं। जिस दिन कोई बादल वादल नहीं है उसे सौर दिवस कहा जाता है। तो एक वर्ष में 325 दिन सौर दिवस रहते हैं। बंजर भूमि की उपलब्धता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है, तो 142 गीगावाट है। स्टार लगाकर याद करना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, तो 142 गीगावाट हमारी क्षमता है। और स्थापित क्षमता कितनी है, तो 42,531 मेगावाट है वो हमारी स्थापित क्षमता है। और इसमें ध्यान रखना है, रूफटॉप संयंत्र जो ऑफ ग्रिड संयंत्र है उनको भी इसमें शामिल है, वो किया जा चुका है। आगे हम बात करें राजस्थान में पवन ऊर्जा के बारे में तो ध्यान रखना, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है भारत सरकार, उसके अधीन एक संस्था काम करती है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। कौन सी संस्था? मेरे साथ में बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी काम करती है। उसने अनुमान लगाया, उसने रिसर्च की, अनुमान लगाया। उसने कहा कि राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर 284 गीगावाट है वो क्या है? पवन की उत्पादन क्षमता है वो है। तो कितनी है साहब अनुमानित जो पवन की ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 284 मेगावाट है 150 मीटर की ऊंचाई पर। जबकि स्थापित क्षमता, देखो, एक तो है क्षमता, क्षमता का मतलब है कि साहब हमारी इतनी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ऐसा कहूं कि मेरी जो कुल रोटी खाने की क्षमता है वो है 5 रोटी, लेकिन मैं कितनी खा पा रहा हूँ कि साहब इतनी समस्याएं चल रही है, कभी कोई समस्या है, कभी पेट दर्द होता है मेरा, तो मैं ठीक है, मैं 2 रोटी है वो खा सकता हूँ। तो 2 रोटी तो मेरी स्थापित क्षमता है जो मैं डेली खा रहा हूँ। और वैसे मेरी कुल क्षमता कितनी है? कुल क्षमता सर मेरी 10 रोटी है, मान लो, नहीं 5 रोटी, मान लो 5 रोटी है वो मेरी क्षमता है। तो यहां पर हम पूरा एफर्ट लगा देना तो सौर ऊर्जा में हम 142 गीगावाट है और पवन ऊर्जा में 284 गीगावाट है वो उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थापित क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखना है यहां पर 5,229 मेगावाट है दिसंबर 2025 तक है। जबकि हाइब्रिड क्षमता है, ये जान रखना है, 2,140 हमारी मेगावाट है। वो क्या है? हाइब्रिड क्षमता है, पवन की है। इसमें 885 मेगावाट है वो किसकी है? पवन क्षमता की है। बायोमास और जैविक द्रव्य के बारे में बात करें तो राजस्थान में आपको पता हो तो हमने पढ़ी थी 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति आई थी। इसमें बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति और अक्षय ऊर्जा नीति है ना, इन सबको मर्ज किया और एक नीति बनाई थी, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, जिसमें सरकार ने टारगेट रखा था कि हमें 2029-30 तक कितनी 125 गीगावाट क्या करना है? उत्पादन है वो करना है। जिसमें सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो 90,000 रुपए नहीं 90,000 मेगावाट उत्पादन करना था। 125 गीगावाट का मतलब होता है 1,25,000 मेगावाट। तो इसमें हमारा टारगेट था कि हमें 90,000 तो सौर ऊर्जा है ना, 25,000 हमें ये जो हाइब्रिड क्षमता है वो करनी है। और जो हम बात करें जो जल विद्युत जिसको बोलते हैं है ना, उसका हमारा 10,000 का टारगेट था। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, ये टारगेट है हमारा 2030 तक 125 गीगावाट है। और बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति आई कब थी, तो 29 सितंबर को आई थी। और इसमें सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल है वो यूज में लिया जाता है। इसकी क्षमता है वो 207.50 मेगावाट है। अब तक 20 बायोमास संयंत्र है वो राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करें, ये नीति भी अब किसमें इसको मर्ज कर दिया है? एकीकृत सौर ऊर्जा नीति में मर्ज कर दिया है। इसका टारगेट है कि हमें 2000 केटीपीए क्या करना है? उत्पादन है वो करना है। और 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की विद्युत संचरण शुल्क और वितरण शुल्क में सरकार 50% की अतिरिक्त छूट है वो भी देती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट परिवहन के बारे में बात करें। राजस्थान में सड़क नेटवर्क है वो कितना है?
3.35 लाख किलोमीटर क्या है सड़क नेटवर्क है। मेरे साथ बोलो, सड़क नेटवर्क कितना सर? 3.35 लाख किलोमीटर का क्या है सड़क नेटवर्क है। और राज्य में कुल सड़क घनत्व कितना है? तो 97.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्या है सड़क घनत्व है। और राजस्थान में 61.68% गांव हैं, उनको सड़कों से जोड़ दिया गया है मार्च 2025 तक। तो ये डाटा भी आपको याद है वो रखना है। अब देखो आगे बात करें। अब आगे अपन बात करते हैं राजस्थान में जो संस्कृति है उसके बारे में बात की जाए, है ना। यहाँ पर तो याद रखना है राजस्थान में आपको सभी को पता नो क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ध्यान रखना है पर्यटन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जैसलमेर का ये गाजर चीकू आम ये था 2013 में इनको शामिल किया गया था। ये सारे किले आपको याद होंगे, जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला और गागरोन का किला। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम गाजर चीकू आम, गागरोन का किला जैसे जैसलमेर, रह से रणथंभौर, है ना, ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर, तो इनसे हम याद करते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर जयपुर की चार दीवारी है, इसको शामिल किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। वेधशाला को जंतर मंतर जो वेधशाला उसको शामिल किया गया है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, इसको शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना, ये नो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये भी याद रखना है। घरेलू पर्यटन यात्राओं की संख्या के बारे में बात करें तो टोटल 25,025 है ना, 2,525.03 लाख क्या है यहाँ पर यात्राएं हैं। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो 9.74% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो यहाँ पर हम बात करें कि राजस्थान में प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में वर्ष 2024 एवं 25 के दौरान खाटू श्याम जी सिक्कर शीर्ष धार्मिक पर्यटन स्थल है वो रहा है। याद रखना घरेलू पर्यटक, आपसे पूछे राजस्थान में घरेलू पर्यटक है वो सबसे ज्यादा कहां पर आए हैं? तो सिक्कर जिले में आए हैं, खाटू श्याम जी में। और सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक की वृद्धि कहां पर हुई है? तो याना डीग में स्थित है पुंचरी का लोठा, वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। यहाँ पर 51.61 लाख की बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा जो पर्यटक है, विदेशी पर्यटक है वो कहां पर आए हैं? जयपुर में, फिर उदयपुर में और फिर जोधपुर में आए हैं। और कहां से आए हैं? तो सबसे ज्यादा यूएसए से विदेशी पर्यटक हैं वो आए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे देखो सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें, है ना, सकल राज्य मूल्यवर्धन में, चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके चीजों को। अब देखो, अब अपन शुरू से बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें, ये सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। अब मैंने कुछ अहम चीजें थी वो आपको पहले बताई जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में। जीएसडीपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्थिर मूल्य होता है, एक होता है प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछे कि राजस्थान की जैसे केंद्र में जीडीपी होती है उसी प्रकार राज्य में जीएसडीपी होती है, बस इतना सा समझना, बाकी कभी डिटेल क्लास होगी उसमें मैं समझाऊंगा। स्थिर मूल्य में योगदान 9.82 लाख करोड़ का है और प्रचलित कीमत पर योगदान है वो 18.75 लाख करोड़ का है। आज मुझे इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो स्थिर मूल्य पर तो 8.66% की वृद्धि और प्रचलित कीमत पर इसमें 10.24% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है, ये याद रखना है। अब देखो बात करें जीएसवीए के बारे में। जीएसवीए क्या होता है? इसे सकल राज्य मूल्यवर्धन बोला जाता है और ये क्षेत्रवार योगदान को दर्शाता है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे जीएसवी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सर्विस सेक्टर का, सेवा का सबसे ज्यादा योगदान है। स्थिर मूल्य पर 46.46% है और प्रचलित कीमत पर 47.71% योगदान है। उसके बाद में उद्योग का योगदान आता है, उद्योग का 28.21 और 26.55। कृषि का कितना है सर? 25.33 और 25.74। तो ये जरूर याद रखना है, ये सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान है। फिर बात आती है पर कैपिटा इनकम की, प्रति व्यक्ति आय की। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, एग्जाम में पूछा सकता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। फिर आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा, स्थिर मूल्य बताओ और प्रचलित मूल्य बताओ। तो स्थिर मूल्य में बताना 1,03,189 रुपए। एक आदमी राजस्थान में 1,03,189 रुपए कमाता है एक साल में, है ना। और प्रचलित कीमत पर जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,02,349 रुपए है। 2,02,349 प्रचलित पर, और ना स्थिर पर कितनी है? 1,03,189 रुपए। आपसे पूछे इसमें वृद्धि हुई है क्या? हाँ साहब, इसमें वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? स्थिर कीमत पर तो 7.76% की और प्रचलित कीमत पर 9.32% की क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी आपके लिए अध्याय क्लासेस का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सीधा सर्च करना प्ले स्टोर पर जाकर अध्याय क्लासेस, ये मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने का फायदा हमें क्या होगा सर? हो सकता है आपके दिमाग में हो, तो ध्यान रखना है इसमें आपको ये 15 मिनट शो है उनकी सब की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा। करना क्या है? सीधा इसमें जाना फ्री कोर्स में जाओगे तो यहाँ पर जाना व्यू कोर्स में, फिर यहाँ पर देखो फ्री में मिलेगा ना, कोई चार्ज नहीं है इसके। बाकी उसके साथ साथ में और भी दुनिया भर की चीजें हैं वो हमने डाल दी है, देख लेना। नोट्स वगैरह है, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत सारे प्रिंटेबल नोट्स है, खूब सारी चीजें हैं। आगे देखो, देखें आगे बात करें, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक है वो कितना है? तो जानना 399.745 है वो थोक मूल्य सूचकांक है। अधिष्ठापित क्षमता हमने पढ़ी ली 31,556 मेगावाट। कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? तो याद रखना कुल खाद्यान्न उत्पादन हमारा कितना है? 283.98 लाख मेट्रिक टन। 283.98 लाख मेट्रिक टन क्या है? कुल खाद्यान्न उत्पादन है। और ये ध्यान रखना है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो कितना है? 153.29 है, ये आपके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। नवंबर 2025 तक का ये आंकड़ा है। तो थोक मूल्य सूचकांक याद रखना है।
399। और स्थापित क्षमता हमने याद ही कर ली पहले 31,556 मेगावाट। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ तो याद रखना है सब 283.98 लाख मीट्रिक टन। आगे देखो यहाँ पर हम कृषि का योगदान के बारे में बात करें तो स्थिर मूल्य पर कृषि का योगदान है वो जीएसवीए में योगदान कितना है तो 2.23 लाख करोड़ रुपए और वृद्धि कितनी हुई है 0.22% की वृद्धि हुई है। वहीं बात करें प्रचलित कीमत पर तो यहाँ 4.41 लाख करोड़ रुपए और वृद्धि कितनी हुई है 3.74% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। बाकी पीडीएफ यदि तुरंत चाहते हो कि पीडीएफ मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल, बाकी इसमें करंट अफेयर का जो डाटा वगैरह है, करंट अफेयर की न्यूज है, सारी चीजें यहाँ पर मिलती रहती है। नीरज सर करंट अफेयर है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। आगे देखो, अब आपको योगदान के बारे में बात करें, आपसे यह पूछा जा सकता है कृषि के उपक्षेत्र के बारे में बताइए। कृषि के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं तो कृषि के 4 उपक्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सर सबसे ज्यादा योगदान है वो किसका है, पशुधन का है 1 नंबर पर। दूसरे स्थान पर ध्यान रखना है फसल क्षेत्र होता है, यहां पर वृद्धि नहीं सर कमी हुई है, कितनी -5.01% की कमी है वो दर्ज की गई है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का, फिर फसल का, फिर वानिकी का और फिर मत्स्य का, ये ध्यान रखना। आप तो क्रम याद कर लेना कि सर कृषि और संबंध क्षेत्र है ना, उसका जो योगदान है उसमें जो हम इसके उपक्षेत्र है वो 4 उपक्षेत्र है। सबसे पहले पशुधन का योगदान है, उसके बाद में फसल का योगदान है, फिर वानिकी का है और सबसे लास्ट में मत्स्य है वो आता है। आगे बात करें भू उपयोग सांख्यिकी में कि साहब राजस्थान का भू उपयोग को हम कैसे काम में लेते हैं तो याद रखना है राजस्थान में 343.43 लाख हेक्टर भूमि है हमारे पास में, उसमें से 53.02% भूमि 53.02% भूमि है वो क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। मेरे साथ में बोलो कि सर राजस्थान में भू उपयोग सांख्यिकी के बारे में बात करें तो 343.43 लाख हेक्टर क्या है हमारे पास में भूमि है और उसमें से 53.02% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। उसके बाद में कृषि योग्य बंजर भूमि है उसका 10.11 और वानिकी का 8.30% है वो योगदान है, ये याद रखना है। आगे देखो सबसे महत्वपूर्ण स्टार लगाकर याद करना, सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना आपके यही रहने वाली है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि राजस्थान में राई और सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज और गंवार, ये साहब ऐसी फसलें हैं 5। देखो वापस याद करना कि राई और सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज और गंवार, इसके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। इसके उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन है ना, मोटा अनाज और गंवार के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और देखो बाजरा हम 43.43% उत्पादन करते हैं, जबकि राई और सरसों 43.43% उत्पादन करते हैं, जबकि बाजरा हम 41.34%, कुल तिलहन हम 23.61%, मोटा अनाज है वो 14.21% और गंवार का उत्पादन सबसे ज्यादा 88.80% उत्पादन है वो करते हैं। तो राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज और गंवार इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। मूंगफली के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है, गुजरात पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, हम 19.91% उत्पादन करते हैं। उसके बाद में चना, कुल दलहन और सोयाबीन, चना, कुल दलहन और सोयाबीन है, ये तीसरे स्थान पर हम आते हैं, ध्यान रखना है। और इसका उत्पादन भी आप देख सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो टॉप वाले हैं इसका परसेंटेज याद करना, जिसमें बाजरे का परसेंटेज है वो जरूर याद होना चाहिए 41.34 और राई सरसों का याद रखना 43.43 और मूंगफली का याद करना आप बिल्कुल ईजी है 19.91। ये ध्यान रखना है राजस्थान है वो राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज, गंवार, आपके जो के साथ साथ में तो आपके याद रखना है जीरा और उसके साथ साथ में ध्यान रखना है तारामीरा, इसके उत्पादन में हम पहले स्थान पर हैं। इस सब गोल के उत्पादन में हम पहले स्थान पर है, ध्यान रखना है। उद्योग के बारे में बात की जाए तो उद्योग में याद रखना है कि साहब प्रचलित कीमत में योगदान 4.54 लाख करोड़ और स्थिर मूल्य पर 2.48 लाख करोड़ रुपए है और स्थिर कीमत पर वृद्धि 6.99 और प्रचलित कीमत पर वृद्धि 7.02% है। आपसे पूछे कि साहब बताइए जो उद्योग क्षेत्र है उसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे हमने कृषि के उप क्षेत्र देखे, वहां पर याद देखना उप क्षेत्र है खनन और उत्खनन, विनिर्माण है ना, विद्युत गैस जलापूर्ति और विनिर्माण है आपके निर्माण क्षेत्र है। आपसे पूछे योगदान के बारे में, सबसे ज्यादा योगदान है वो किसका है, विनिर्माण का है, विनिर्माण 1 नंबर पर है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि सर 1 नंबर विनिर्माण है और उसके बाद में निर्माण है, निर्माण क्षेत्र है ये दूसरे स्थान पर है। उसके बाद में खनन ये तीसरे स्थान पर है और ये जो विद्युत गैस जलापूर्ति है ये चौथे स्थान पर है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। आगे बात करें निर्यात के बारे में, ध्यान रखना है पिछली बार हमने 83,704.24 करोड़ का निर्यात किया था, लेकिन इस बार हमने 97,171.66 करोड़ रुपए का निर्यात किया है और शीर्ष वस्तु है वो इंजीनियरिंग वस्तु, रत्न और आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प है। ये 5 वस्तुएं हैं जिसका हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। वैसे निर्यात कितना 97,171.66 करोड़, पिछली बार 83,704.24 करोड़ का हम निर्यात कर रहे थे।
इस बार निर्यात है वो बड़ा है। और यहाँ पर इंजीनियरिंग वस्तु का निर्यात है ना, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले वस्तु है, फिर आपके जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर आपके लिए मेटल मतलब धातु, फिर कपड़ा और फिर हस्तशिल्प है। इनका योगदान है वो 67% से क्या है, 67% है, उससे ज्यादा योगदान इन 5 वस्तुओं का ही है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करें राजस्थान में खनन क्षेत्र के बारे में, खनिज के बारे में बात की जाए तो राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज वो पाए जाते हैं और उनमें से ध्यान रखना है कि 57 प्रकार के खनिजों का हम खनन करते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में? 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उसमें 57 प्रकार के खनिजों का हम खनन है वो करते हैं। चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, ओलसनाइट, गार्नेट, बोरोनाइट, सिलिका सैंड और ग्रेनाइट, संगमरमर, तांबा जैसी प्रमुख ऐसे खनिज हैं, उसमें हम अग्रणी हैं, ये ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें यही है कि राजस्थान कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलोस्टाइट। मेरे साथ में एक बार बोल दो कि सर राजस्थान है वो कैल्साइट में, इसमें राजस्थान कैल्साइट में, सिल्वर में, नेचुरल जिप्सम में, जिंक अयस्क में, सेलेनाइट में और वोलोस्टाइट में। कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलोस्टाइट में एकमात्र उत्पादक राज्य है हमारे पास में जितना पावर है उसमें किसी में भी नहीं है। पोटाश का हम उत्पादन 94% करते हैं, सीसा जस्ता का हम 89%, वोलोस्टाइट का हम 88%, गेरू का हम 81%, जिप्सम का 82% उत्पादन है वो करते हैं। और साथ ही रखना है कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान पहले स्थान पर है। हमारे पास में पत्थर उद्योग है, जैसे मार्बल है ना, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, उसमें भी पहले स्थान पर आते हैं। ये हमारा अच्छा उत्पादन है, हम करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्र वाला योगदान बात करें तो 8.17 लाख करोड़ सबसे ज्यादा है, आपको पता ही है। और यहाँ पर स्थिर कीमत पर 4.08 लाख करोड़ है, ये ध्यान रखना है। प्रचलित कीमत पर वृद्धि है वो कितनी हुई है? 13.52% की, और स्थिर कीमत पर वृद्धि है वो 11.15% की हुई है। आपसे इसका बात करें सेक्टर कौन से, तो सबसे ज्यादा जो इसमें जो योगदान है वो किसका है? तो याद रखना सबसे ज्यादा योगदान आपको देखने को मिलता है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का। उसके बाद में हम दूसरे स्थान पर बात करें तो ध्यान रखना दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा योगदान है वो स्थावर संपदा, आवासीय गृह, स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का है। और उसके बाद में तीसरे स्थान पर जो बात आती है वो ध्यान रखना है सब तीसरे स्थान पर है आपके ये तीसरे स्थान पर अन्य सेवाएं हैं, उनका तीसरा स्थान। ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। बाकी आपके यहाँ पर वित्तीय सेवाएं हैं, वित्तीय सेवाएं हैं वो 4 नंबर पर है और लोक प्रशासन सेवाएं हैं 5 नंबर पर है। तो थोड़ा सा क्रम भी इसका देख लेना, क्रम भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो यहाँ तक हमने सारी चीजें हैं वो पढ़ ली है ना। यहाँ पर जितने भी जो महत्वपूर्ण डाटा है वो हमने पढ़ लिए हैं। 15 मिनट में हमने थोड़ा सा हो गया होगा, 1-2 मिनट ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास है वो किया है। यहाँ से एक बार वापस इस वीडियो को देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।